आज का ये वीडियो जो है हम लोगों का वो सॉल्यूशंस के ऊपर बेस है। सॉल्यूशन पे जैसे पहले ही हम लोग बात कर चुके थे, हम लोग हेनरी लॉ तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉल्वेंट में हम लोग जो सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट कैसा होता है, गैस होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट ले रहे हैं यानी जो लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड सोल्यूशन की बात करने चल रहा है। ठीक है, देखिए जब भी लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो यहाँ पर 2 या 3 तरह की कंडीशन दिखाई पड़ती हैं। या तो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएगा या तो मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मिक्स हो जाता है तो वो मिसिबल, और मिक्स नहीं होता है तो इममिसिबल लिक्विड होगा। ठीक है ना, इममिसिबल लिक्विड होगा। ठीक है, तो बीच में यहाँ एक कंडीशन और बन सकती है, कौन सी? पार्शियली मिसिबल, मतलब कि थोड़ा सा मिल रहा है और थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। ठीक है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ये 3 कंडीशन हो सकती है जब हम लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो मिसिबल कौन से लिक्विड हो जाएंगे अगर हम लोग लाइक सोल्यूशंस को मिलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर के साथ हम लोग ऐड करते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो वाटर और अल्कोहल दोनों कैसे हैं? पोलर इन नेचर हैं। पोलर इन नेचर होने की वजह से क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह से इममिसिबल कौन सा हो जाएगा? अगर वाटर में ऑयल ऐड किया जाए तो ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग तरह के सोल्यूशन है, दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। इस वजह से क्या होगा, वो मिसिबल नहीं होंगे, वो आपस में एक दूसरे में मिक्स ही नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर आप उन्हें चाहे कितना भी प्रयास करें घोलने का, वो घुलेंगे नहीं। ठीक है, और कभी कभी अगर जैसे तुमने कोलाइडल सोल्यूशन की बात अगर देखी हो तो उसमें जानते हो कि अगर वाटर और ऑयल को अगर आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है? इमल्सन बन जाता है ना? क्या बन जाता है? इमल्सन बन जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि पार्शली मिसिबल रहेगा। तो पार्शली मिसिबल मतलब कि थोड़ा सा मिलेगा और थोड़ा सा नहीं मिलेगा। तो इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा लिया सकता है ईथर का। ईथर को वाटर के साथ अगर डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, थोड़ा डिज़ोल्व होगा और थोड़ा सा डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये क्या होगा कि भैया पार्शली मिसिबल लिक्विड है। तो यहाँ पर लिक्विड की 3 कंडीशन आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। लिक्विड वो जो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, लिक्विड वो जो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होंगे यानी इममिसिबल रह जाएंगे। ठीक है, और तीसरे तरह के लिक्विड जो पार्शली मिसिबल या इममिसिबल रहेंगे। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। अब कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं, जैसे हम लोगों को जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किस पर? वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड जो है उसे आप हीट करते हो तो आपने देखा होगा कि वो लिक्विड हीट होने से पहले क्या होता है, उसमें से वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो वेपर फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है कि वेपर फॉर्मेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक फिक्स टेम्परेचर, कहने का मतलब ये हो गया कि जो है किसी भी एक जो है फिक्स टेम्परेचर पर हो जाएगा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपराइजेशन होगा। नहीं, वाटर का वेपराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होगा। ठीक है, वेपराइजेशन क्या होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि जो बॉइलिंग होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो वेपराइजेशन की वजह से जो वेपर बनेंगे, वो वेपर जो होंगे वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होंगे। अगर वो जो वेसल आपने ली है वो क्लोज है तो क्लोज वेसल अगर होगी तो वेपर इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा वेसल्स के वाल पर, और वही फोर्स क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। चलो इसको ठीक से समराइज किया जाए। राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो हमने जैसे अभी कहा कि राउल्ट्स लॉ जो है वो किस पर जो है एप्लीकेबल है, जब हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करें, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन जब बना रहे होंगे उस समय राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ में क्या है कि सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए। ठीक, मिसिबल यानी मिक्स टू ईच अदर, एक होमोजेनियस सोल्यूशन फॉर्मेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में राउल्ट्स लॉ लगाना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कहता है कि राउल्ट्स लॉ है क्या आखिर। तो इसमें वेपर प्रेशर को हमने कहा कि वेपर प्रेशर सबसे पहले समझ लिया जाए। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है इसको देखते हैं। आप जानते हो वेपराइजेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए एक वेसल है, इसमें आपने एक साधारण जो सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड है वो कौन है, वाटर। वाटर को रखा हुआ है। ठीक है, वाटर को रखा हुआ है, तो आप ये भी जानिए कि ये
चाहे किसी भी टेम्परेचर पर रखा हो, ऐसा नहीं कि इसको बॉयल करना ही ज़रूरी है, ठीक है। आप बॉयल ना भी कीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का जो ये लेवल आपने अगर यहाँ पर देखा हो, ये लेवल जो लगा दिया गया, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा, घटने लगेगा। काहे घटेगा, क्योंकि वाटर धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर आप उसे दें ही, क्योंकि वो बाहर से एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेगा और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या होगा, अपर लेयर कभी कभी क्या होगा कि वो छोड़ देगी, वो अपने सरफेस को छोड़ेगी तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि वाटर धीरे धीरे घटता जाएगा। यानी वेपर किसी भी टेम्परेचर पर फॉर्म हो सकती है। वेपर जब किसी भी टेम्परेचर पर फॉर्म हो सकती है तो उसकी अकॉर्डिंग जब वो जो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जो एक फोर्स क्रिएट करेगा, भाई यहाँ से निकला तो ये जो वेपर है ये अगर इस वाल पे टकराता है या इस वाल पे टकराता है, अगर ये बंद है तो इस पर जब टकराएगा तो क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा। तो वो जो फोर्स क्रिएट करेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। दैट इज़ कॉल्ड क्या, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये तो लिखते हो। तो जिस एरिया पर जितना फोर्स वो क्रिएट कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो ये जो प्रेशर किसने क्रिएट किया है, वेपर ने, तो दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब क्या हो गया कि जब किसी द्रव की सतह से कोई वाष्प उत्पन्न होता है तो वह बर्तन की दीवार या द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। द वेपर विच क्रिएट the force on the surface of liquid or the wall of the container is known as pressure, that is called vapor pressure, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही राउल्ट्स लॉ को हम पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट्स लॉ जैसे अभी तुमने आइडियल गैस, तो आइडियल गैस कौन सी गैसेज होती हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इक्वल टू nRT का पालन करें पूर्ण रूप से। तो इसी तरह से राउल्ट्स लॉ क्या हो गया, तो राउल्ट्स लॉ में भी यही कहता है कि जो भी लिक्विड आइडियल होते हैं वो सारे के सारे राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। नहीं समझ में आई बात ना। कहने का इसका मतलब ये था कि अगर टेम्परेचर, पहली चीज़ तो कांस्टेंट कर दिया जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो वोलाटाइल कंपोनेंट हैं, एक A हो जाए और दूसरा B हो गया, ठीक है। दो कंपोनेंट हैं। अब दोनों वोलाटाइल हैं कि नहीं है इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मेन चीज़ है कि मिसिबल होने चाहिए, तो होमोजीनियस सोल्यूशन फॉर्मेशन कर ले जाएंगे तो दिखाई अच्छा से पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब कह रहा है कि A और B दो तरह के लिक्विड हैं हमारे पास, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, अब ये एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर चुके हैं। तो इस सोल्यूशन में किसी एक का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, अब आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर आपको याद होगा तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला इसने बोला है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बोला है, इसमें इसने बोला है कि किसी भी कंपोनेंट का, यानी ए कंपोनेंट है तो ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा ए कंपोनेंट का, वो उसके प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। समझ लो प्योर का मतलब क्या, जब ए बी को मिलाया तो इम्प्योर हो गया, ठीक है। ए बी को मिलाया तो क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन क्या है, एक इम्प्योर स्टेट है। लेकिन जब ए को अलग रखो और बी को अलग रखो तो ए और बी क्या है, प्योर कंपोनेंट है। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये बी का, तो इसको नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, PA नॉट और PB नॉट, ठीक। तो ये क्या हो गए, पार्शियल प्रेशर हो गए। क्या हो गए, पार्शियल प्रेशर, यानी आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, ठीक। और जब इनको मिला दिया जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा, तो सोल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन में कंपोनेंट ए का प्रेशर, इसी तरह से कंपोनेंट बी का प्रेशर निकालना हो तो बी का पार्शियल प्रेशर इनटू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है राउल्ट का नियम, ठीक। राउल्ट के नियम को फिर से एक बार देख लिया जाए। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट ए बी, ठीक है, में
ए का प्रेशर उसके शुद्ध घटक यानी प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसी तरह से पीबी के लिए निकालना होगा तो पीबी नॉट इंटू चाई बी। ठीक, तो यानी सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को आप समझ लीजिए, इसमें जो राउट के लिए ग्राफ बनेगा वो इस तरह ग्राफ होगा। अगर यहाँ पर आप वेपर प्रेशर रख लेते हो P और ये मोल फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, जिस कंपोनेंट का इंक्रीज़ करेगा उसी का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये वेपर प्रेशर सपोज करो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे प्रेशर आप जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोलाटाइल होना चाहिए। तो वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है। वोलाटाइल मतलब जो वाष्पित हो सकता है, ठीक है। तो जो वाष्पित हो सकता है वही हमें लिक्विड चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई लिक्विड ले लेते हैं जो वोलाटाइल ही ना हो। तो वोलाटाइल नहीं होगा तो फिर वहाँ पर राउट्स का नियम लगेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब राउट का नियम अगर हम जान गए तो राउट के नियम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा लिक्विड आइडियल है कौन नहीं है इसको देखना है कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे? द कम्प्लीटली फॉलो राउट्स लॉ। जो राउट के नियम को पूर्ण रूप से पालन करता हो उसे हम आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं। उसी कंडीशन क्या होती है इसको देखते हैं। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या हो जाएगा कि फॉलो राउट्स लॉ, राउट के नियम का पालन करे, ठीक है। ये PA = PA नॉट इंटू चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डीप में लेके जा रहा है। डीप में ये लेके जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, यानी जो अभी कंपोनेंट लिया A और B हमने, तो कंपोनेंट A जो है इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है AA और B इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स AB के बराबर, ठीक है। ना फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए ना फोर्स कम होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी वो सोल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन बोल रहा है डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब ये हो गया कि मतलब जब सोल्यूशन बनाया जाए A और B कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाए तो वहाँ पर ना उष्मा अवशोषित हो ना ही उत्सर्जित हो, ना मतलब एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना ही इंडोथर्मिक। वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? ना एक्सोथर्मिक ना इंडोथर्मिक। डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो। और अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि डेल्टा V मिक्सिंग यानी आयतन में परिवर्तन, मिश्रण करने के दौरान आयतन में जो परिवर्तन है वो भी शून्य होना चाहिए। मतलब अगर जब आप मिलाएं 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएं तो 1 ही लीटर रहना चाहिए, वो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच में स्थान ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देंगे। तो जो वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देंगे तभी वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। ये सारी कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और अगर इसको फॉलो नहीं करता तो उसे आइडियल सोल्यूशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ तो हो गई भैया, आप इसको जान गए कि आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये भी जानते हो कि कोई भी चीज़ आइडियल होती नहीं है, कम्प्लीटली आइडियल होना पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो कौन कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं जो लगभग आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं? तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक दे रहे हैं एथिल ब्रोमाइड का और एथिल आयोडाइड का, ठीक है। C2H5Br और C2H5I। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं, आप एग्जाम्पल देख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है, कि ये फला सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन सा बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और याद कर लीजिएगा। तो आइडियल सोल्यूशन की ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब वो सोल्यूशन जो आइडियल नहीं होंगे वो नॉन आइडियल होंगे। तो नॉन आइडियल में राउल्ट के नियम का पालन करने वाले सोल्यूशन होंगे कि वो पालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे पालन, तो नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। कहने का मतलब समझिए कि जैसे प्रेशर इतना दिया हुआ है कि इतना प्रेशर आना चाहिए,
तो इससे अगर ज़्यादा प्रेशर आता है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, नहीं पॉजिटिव डेविएट करेंगे। और अगर इससे जो आपका प्रेशर दिया हुआ है इससे कम प्रेशर आता है उस सोल्यूशन का, तो वो निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव इसको भी देखते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है कि जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन न करें उन नियम को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में अभी जैसे मैंने कहा कि दो तरह के डेविएशन दिखाई पड़ेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग पहले, फिर निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि पहला पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स से लेते हैं कि ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा और बी और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दिस इज ग्रेटर देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, जबकि ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा। कहने का मतलब क्या होगा कि जब सॉल्वेंट कंडीशन होगी, यानी प्योर कंडीशन, जब सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन जब सोल्यूशन बन जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स घट चुका होगा, और अट्रैक्शन फोर्स घटने की वजह से इनकी स्केपिंग कैपेसिटी, मतलब ये सोल्यूशन जो है वो वेपराइज होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्केपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्केपिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, इंक्रीजेज। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये इंडोथर्मिक इन नेचर होगा। जब सोल्यूशन बनाओगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इंडोथर्मिक हो जाएगी। तीसरा है डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। ठीक, और राउल्ट के नियम, जो राउल्ट का नियम है, यानी आप जो वैल्यू निकालोगे पी ए, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू, चाहिए जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उससे पी ए की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो पॉजिटिवली डेविएट करेंगे। ठीक है, तो जो कंडीशन है जिसमें ग्राफ प्लाट आप करोगे, तो सपोज करो कि ये मोल फ्रैक्शन हो गया, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, तो पी ए और पी बी प्योर कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम होता है वो ये कहता है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा। क्या होगा, उस लाइन से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। मतलब पी टोटल प्रेशर जो होगा पी ए प्लस पी बी, वो कैलकुलेटेड प्रेशर से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाई पड़ता है। अभी इसको और डीप में समझा रहे हैं आपको, क्लियर कट। कंडीशन में अब देखिए कैसा ग्राफ प्लाट हो सकता है। अभी मैंने बताया था ना कि इसको थोड़ा सा डीप में देखा जाएगा, देख लीजिए। सॉल्यूशन ए को इधर रख लेते हैं, सॉल्वेंट ए को, और इधर बी को रख लेते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ठीक है, इस एक्सिस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। इधर चाहे ए की वैल्यू 1 हो गई, चाहे बी की वैल्यू 0। कैसे, ए प्लस बी, मोल फ्रैक्शन जानते हो, दो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका एडिशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 है और अगले की 0। इसी तरह से यहाँ पर बी की वैल्यू 1 हो गई और ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, वेरिएशन हो रहा है। तो इधर सीधा जाओगे तो क्या होगा, बी बढ़ जाएगा, ए घट जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो राउल्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, वेपर प्रेशर इस तरह से क्या होना चाहिए। अगर हम लोग इस इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा, और इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमको मिलना चाहिए था। ये पी ए के लिए हो गई वैल्यू, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू चाहिए, और इधर क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू चाहे बी हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी। क्या हुआ, जो ए कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज़्यादा, बी का भी कैलकुलेटेड से ज़्यादा, और टोटल भी ज़्यादा। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, यही क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। ये पी बी नॉट हो जाएगा पी ए नॉट, मतलब ये प्योर कंपोनेंट, ये हो गया वेपर प्रेशर आपका, वेपर
प्रेशर। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका, इसमें पॉजिटिव डेविएशन का दोनों कंपोनेंट के लिए एक साथ ग्राफ बना दिया गया। इस ग्राफ में यही कह रहा है कि जब हम लोग इससे पहले ग्राफ में क्या देख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हमको। लेकिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो नहीं हो रहा। राउल्ट्स लॉ के नियम के अकॉर्डिंग जितना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कैलकुलेटेड से, तो उसे बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन बोला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन की कंडीशंस क्या होंगी? नेगेटिव डेविएशन कंडीशंस एकदम अपोजिट होंगी किसके, पॉजिटिव डेविएशन के। देखा जाए कैसे। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो पहला अट्रैक्शन फोर्स, तो ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जबकि ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसकी जो स्केपिंग कैपेसिटी कम होगी, इसकी स्केपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, 0 से कम होगी, है ना, 0 से कम होगी, यानी निगेटिव होगी वैल्यू। तो जब निगेटिव होगी तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा सोल्यूशन बनेगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगी, 0 से कम होगी, यानी निगेटिव होगी। ठीक है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। जब सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, वो और ये राउल्ट के नियम जो सोल्यूशन बनेगा, यानी पी टोटल की वैल्यू जो होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, आप ऐसे कह सकते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी, इससे नहीं ज़्यादा होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी और ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली दिखाई पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली दिखाई ये पड़ेगा कि भैया दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम बना रहेगा। जब वेपर प्रेशर कम रहेगा तो आप जान रहे हो एट इट पॉइंट जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उससे आपको कम मिल रहा रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा आपका। पहले टाइप में जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, दूसरे जो पॉजिटिवली डेविएट करेंगे, तीसरे जो निगेटिवली डेविएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, इसका अपोजिट ग्राफ बना दिया जाएगा, उसमें अपोजिट बना दिया जाए इसका। इसमें क्या हो गया, सोल्यूशन जो बना, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को रोक रहे हैं वेपराइज होने से। ठीक है, और जो पॉजिटिव डेविएशन हुआ था उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल इन्हांस कर रहे थे एक दूसरे को कि वेपराइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल रोक रहे हैं कि भैया वेपराइज नहीं होना चाहिए हम लोगों को। ये हो जाएगा आपका ए कंपोनेंट पी ए नॉट, और दो वाला पी बी नॉट हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, याद कर लो ग्राफ, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है, कभी कोई नहीं भी पूछता भैया। ज़्यादातर अभी तक पूछा तो नहीं गया है ग्राफ कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, लेकिन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, और पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, वो कैलकुलेटेड से कम होगा। कैलकुलेटेड से कम होगा तो वो निगेटिवली डेविएट कर रहा है। अब इसमें निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल आप याद रखिए कि कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन देंगे और कौन से होंगे जो निगेटिव डेविएशन देंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन देने में जैसे है एग्जाम्पल वाटर और एथेनॉल, देख ही रहे हो, वाटर भी वेपराइज होगा और एथेनॉल भी एक ऐसा मिक्सचर है जो अपने आप वेपराइज होता है, ऐसा कंपाउंड है जो अपने आप क्या होता है, वेपराइज होता है। तो इस कंडीशन में दोनों मिलेंगे जब आपस में, तो वेपराइजेशन और बढ़ेगा, वोलाटिलिटी बढ़ेगी, इस वजह से पॉजिटिव डेविएशन दिखाई पड़ेगा। इसी जगह पे अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड मिला देते हैं उसमें कि जहाँ पर वेपराइजेशन कम हो जाता, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर में क्या मिला दिया जाए, वाटर को जैसा मिला दें जिनसे उनका वेपर प्रेशर घट जाए, है ना। तो HCl मिला दिया जाए, वाटर में HCl मिला दिया तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाटर और एथेनॉल, वाटर और एथेनॉल ये किसके एग्जांपल हो गए, पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक है,
और वाटर के साथ HCl का सोल्यूशन वो नेगेटिव डिविजन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनको लर्न कर लिया जाएगा, इससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, आगे अब यहाँ पर सॉल्यूशन में अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। जो है इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, यानी जनसंख्या गुणधर्म या अणुसंख्य गुणधर्म, हिंदी में बोला जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान समझ लो। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उन्हीं को हम अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया, अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अणुओं की संख्या पर अगर निर्भर कर रहा है तो इस वजह से उसको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, अणुसंख्य गुणधर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जैसे जैसे सोल्यूशन, अगर आप कहते हो कि जैसे दो तरह के सोल्यूशन आपने लिए, एक डाइल्यूट दूसरा कंसनट्रेट, तो जाहिर सी बात है कंसनट्रेट सोल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्यूट की मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि जो डाइल्यूट मॉलिक्यूल होगा उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है उन पर हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या, कितने टाइप की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हम लोगों को। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी वाष्प दाब में के सापेक्ष अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब घटेगा, कब घटेगा? जैसे मान लीजिए हम लोग इस कंटेनर में वाटर रख ले रहे हैं। ठीक है, H2O का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा कब? जब उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 atm प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसी प्रेशर के बराबर जब उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा तभी तो क्या होगा, उबलेगा ना, बॉयल करेगा तभी। ठीक है, तो बॉयल कब करेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाष्प दाब यानी 1 atm कब आ जाएगा? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसा क्या हो जाएगा वाटर के साथ, ऐसा क्या कर दिया जाए कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाए? क्या कर दिया जाए ऐसा? ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट मिलाए, हम सोल्यूशन बनाने चल रहे हैं। ठीक है, तो जब सोल्यूशन बनाने चल रहे हैं तो सोल्यूशन में जो सॉल्यूट डाला जाता है, अब सपोज करो सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं या लिक्विड ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉलिड या लिक्विड सोल्यूशन में डाला जा रहा है, सॉल्यूट डाला जा रहा है, वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? ठीक है, वो वोलाटाइल हो या नॉन वोलाटाइल हो, यानी वो वाष्पशील हो या ना हो। अगर वो वाष्पशील होता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो वेपराइज होगा ही होगा, और जब वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज़ करेगा तो डिक्रीज़ करेगा, ज़्यादातर इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो वेपराइज हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि वो जो सॉल्यूट आपने डाला वो नॉन वेपराइजेबल है, जैसे पानी में चीनी आपने डाल दी, तो चीनी वेपराइज होगी? नहीं वेपराइज होगी। जब चीनी वेपराइज ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसका वाष्प दाब जो होगा वो घटेगा, वाष्प दाब घटेगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वाटर में शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दिया। जब होमोजेनियस सॉल्यूशन बना तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस थी उसमें मॉलिक्यूल डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा था। पहले ये मॉलिक्यूल जो थे वो सब ट्रांसपेरेंट थे, क्यों? क्योंकि सभी वाटर के थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन बना है तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है किसका है? शुगर का हो गया, और ये वाला वाटर का हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब अगर देखो तो सरफेस एरिया घट गई। सरफेस एरिया जब घट जाएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है सरफेस एरिया घटेगी तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि उतना वेपर जो है वो आउटपुट के फॉर्म में ऊपर नहीं जा सकता है। जब वेपर प्रेशर उतना आउटपुट के फॉर्म में ऊपर ही नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो देखते हैं वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन अगर आपको लिखना चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज the mole fraction of solute
द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए कैसे कहते हैं इसको सबसे पहले जो है वॉन बेबो ने शो किया था, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉन बेबो, इन्होंने बताया था कि कैसे जो है कंपाउंड कोई सोल्यूशन जो है अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया जाए तो कैसे उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये दो कंपोनेंट लिया हुआ है। तो लेट अस सपोज P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, प्योर कंपोनेंट, ठीक है। क्या हो गया? शुद्ध घटक का वाष्प दाब हो गया। और P सॉल्यूशन, ये क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखने से ही लग रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग किसे कहा जाए? रिलेटिव लोअरिंग, पहले तो आप यही कहोगे कि भैया वेपर प्रेशर किसे कहा जाए? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा, ठीक है। PS जो सॉल्यूशन होगा, PS जो वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा? अब ये आपको पता होना चाहिए कि P नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट का है, इसमें जो आपने सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड किया है वो सॉल्यूट कैसा सॉल्यूट ऐड किया है? नॉन वोलाटाइल। कैसा सॉल्यूट ऐड किया है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? वाष्पित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका नाम ही है अवाष्पशील। क्या नाम है? अवाष्पशील। जब ये अवाष्पशील है तो वाष्पित होगा ही नहीं। जब वाष्पित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सॉल्यूट को ऐड करने पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया और वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ कैसे निकालोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा? इक्वल टू लिखेंगे P नॉट माइनस PS, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ, कितना घटा? P नॉट में से PS घटा दिया जाए, जो बचेगा वही क्या हुआ? उतना घट गया सॉल्यूशन, ठीक है। उतना क्या हो गया? घट गया। तो जब उतना घट गया है तो भैया अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या किया सकता है। अब रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकाली जाए? आपके पास जो P नॉट शुद्ध घटक का वाष्प दाब है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख देंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ठीक है। ये आ गई आपकी रिलेटिव लोअरिंग। और ये इक्वल किसके है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ B क्या है? सॉल्यूट हमने ले लिया है, ठीक है। और A को क्या मान लिया जाएगा? सॉल्वेंट मान लिया जाएगा। A को मान लिया जाएगा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिल गया। मतलब इसके अकॉर्डिंग इतना निकाल लीजिए सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन, तो आपको क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने आ गया है, अब इस फॉर्मूले को चाहो तो डाल्टन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? देखो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू चाई B, ठीक है। या PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 1 माइनस चाई B, है ना। तो 1 माइनस चाई B लिख लिया। तो 1 माइनस चाई B को अगर चाई B को खोल दिया जाए, Na अपॉन, देखो जब राउट का नियम अभी देखा गया सापेक्ष अवनमन का जो फॉर्मूला है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के फॉर्म में, ठीक है। 1 माइनस लिख सकते हैं यहाँ से इसको 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये जो लिखा होता है इससे थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है।
तो हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं Na प्लस एन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na, और वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कंडीशन सही है तो इसको मान लिया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं दी नहीं होती ऐसी कंडीशन। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मूले को इस तरह से लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लिखा सकता है इसमें, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू Na प्लस एन बी, या एन बी पहले लिख लेते हैं, एन बी प्लस Na अपॉन एन बी, सेम थिंग है ना। तो 1 प्लस Na अपॉन एन बी इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, तो इसको लिखा सकता है, 1 इधर ले आते हैं तो 1 इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा इसमें, तो इसको ऊपर लिखा सकता है पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू Na अपॉन एन बी। ठीक है, पी एस नहीं, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, लिखा जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू Na अपॉन एन बी, या इसका रेसिप्रोकल फिर ले लो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन Na। ठीक, तो इस तरह से करके वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन निकालने के बाद ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आसानी से अप्लाई भी हो जाएगा और सभी जगह अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में गलती हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक्स में मिलेंगे जहाँ पर वो वाला फार्मूला भी अप्लाई करता हुआ दिखाया जाएगा, लेकिन जनरली फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए, हम लोग को यही फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे नापा जा सकता है, कैसे मेजर किया सकता है। तो इसको मेजर करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं अभी हम, ओस्टवाल्ड वाकर मेथड क्या होता है।